हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में मैट्रिक इंटर सहित 1 दर्जन परीक्षाओं पर लगा ग्रहण, लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा आयोजित होने वाली 1 दर्जन से अधिक परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है। दरअसल 18 जनवरी को जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो के कार्यकाल का अंतिम कार्य दिवस था। उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष विहीन हो गया है। ऑटोनोमस बॉडी होने की वजह से जैक के कामकाज की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से अध्यक्ष में निहित है। जाहिर तौर पर अध्यक्ष के नहीं होने से मैट्रिक इंटर सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएगी। अगर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द नहीं की जाती है तो 28 जनवरी से होने वाली 8वीं बोर्ड और 29 जनवरी से 9वीं बोर्ड की परीक्षा को तत्काल टालना मजबूरी हो जाएगी। इसी तरह जैक बोर्ड द्वारा मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से निर्धारित है, उसे भी टालना पड़ेगा, जिससे राज्य के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में हो जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि जैक अध्यक्ष का जल्द मनोनयन हो जाएगा। सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री स्तर से इसकी नियुक्ति की जाएगी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली करीब आधा दर्जन परीक्षा लटक गई है। सबसे पहले 8वीं, 9वीं, मैट्रिक, इंटर और 11वीं की परीक्षा निर्धारित समय पर नहीं हो सकेगी। इसके अलावे मध्यमा, मदरसा बोर्ड, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी 1 दर्जन परीक्षा पर ग्रहण लग गया है। इतना ही नहीं, जैक के प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित होने की संभावना है। झारखंड में बर्फीली हवाओं का असर जारी। 21 जनवरी से फिर हाड़ कंपाने वाली ठंड। फरवरी के पहले हफ्ते में मिलेगी राहत। उत्तर भारत में बर्फबारी अभी जारी है, जिसका असर राज्य पर अब भी पड़ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके में पहुंचे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा है। यही वजह है कि दिन में आकाश में बादल छाने और गुलाबी धूप होने से हल्की राहत मिल रही है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम कनकनी, धुंध और कोहरा रह रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी राज्य के कई हिस्सों में सुबह सुबह कोहरे का असर दिखा। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से मौसम में ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फरवरी के पहले हफ्ते से ठंड का व्यापक असर लगभग समाप्त होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना को बीजेपी ने बताया महिलाओं के साथ धोखा। झामुमो ने कहा, भ्रम फैला रहे सांसद। भाजपा के दोनों राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना को राज्य की लाखों भोली भाली महिलाओं के साथ धोखा करार दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि आज प्रखंड में महिलाएं मनीया सम्मान योजना के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि 57 लाख महिलाओं को 2,500 रुपया भेजने का दावा किया गया था, लेकिन सरकार महज चंद हजार या लाख चुनिंदा महिलाओं को ही इसका लाभ दे रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मनीया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। राज्य के पिछले बजट में दर्जनों योजनाओं के लिए जो राशि का प्रावधान किया था, उसमें से कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि इन लोगों के स्वभाव में धोखा है। जिन योजनाओं के लिए राशि आवंटित किए गए थे, वो योजना आज तक प्रारंभ ही नहीं हो पाई। फिर बजट का समय आ गया, फिर लोकलुभावन बजट लाएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि राज्य में विकास के काम ठप पड़े हैं। झारखंड का भगवान ही मालिक है। रांची में नकली नोट देकर लोगों को ठगने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अरगोड़ा थाना क्षेत्र में नकली नोट खपाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने साहिल कुमार, मोहम्मद साबिर और अब्बू हुजैफा नाम के 3 लोगों को पकड़ा है।
इनके पास से 4,99,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। गिरोह के लोग लोगों को धोखा देकर नकली नोट चलाते थे। वे नोटों की गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगाते थे, जिससे पूरा बंडल असली लगे। फिर एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट देकर लोगों को फंसाते थे। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए युवकों का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मामले की आगे जांच जारी है। सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर विचार। राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए एक संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो। उन्होंने नियमावली को नए सिरे बनाने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है। नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल इस मुद्दे पर उत्पाद आयुक्त समेत पुलिस महकमा के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है, उसकी समय सीमा और दूरी दोनों कम करने पर सहमति बनी है। इसके लिए चयन कमेटी समय निर्धारित करेगी और कितने अभ्यर्थी एक बार में दौड़ेंगे यह तय किया जाएगा। परीक्षा 2 भागों में ली जाएगी। पहले भाग में शारीरिक और दूसरे भाग में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी जा रही है। बताया गया कि नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के आदिवासी व मूलवासी ही शामिल हो सकें। इसके लिए विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। रांची में दीवार गिरने से मजदूर की मौत। रांची के पुंदाक थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड शालीमार बाग के पास की है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। रिम्स में दुष्कर्म के बाद एक्शन में प्रबंधन। अस्पताल परिसर में लगेंगे 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। गुरुवार 15 जनवरी की रात रिम्स रांची में दुष्कर्म की घटना के बाद प्रबंधन ने एक्शन लिया है। अस्पताल प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि अस्पताल परिसर में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से हर सेकंड की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इस बाबत राजीव रंजन, पीआरओ, रिम्स ने कहा, जब रक्षा करने वाले ही ऐसी घटना का अंजाम देंगे तो सुरक्षा कौन करेगा। इसलिए अब रिम्स अस्पताल में 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। डॉक्टर और मरीज के साथ परिजन भी अस्पताल में रहते हैं, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। बता दें कि रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना 17 जनवरी को सामने आई थी। चतरा की रहने वाली 20 वर्षीय महिला के साथ यह घटना अस्पताल के सुरक्षा में तैनात सैफ के जवान संतोष कुमार बारला ने अंजाम दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता अपने परिजन के इलाज के लिए रिम्स अस्पताल आई हुई थी। गुरुवार की रात वह दवा लेने गई थी, तभी संतोष बारला ने उसे अकेला पाकर चौथी मंजिल के एक सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी जान ले ली जाएगी। महिला ने कल शुक्रवार को परिजनों को इसकी जानकारी दी। बिहार से भागकर रांची पहुंची 2 लड़कियां, चुटिया पुलिस कर रही तलाश। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के भभुआ थाना क्षेत्र से भागकर 2 लड़कियां रांची पहुंची हैं। ऐसे में पुलिस अब इन दोनों लड़कियों की तलाश कर रही है। फिलहाल दोनों लड़कियां लापता हैं। पुलिस ने इस संबंध में आम जनता से भी मदद करने की अपील की है। बताया गया है कि अगर इन दोनों लड़कियों के बारे में
किसी को भी जानकारी मिले तो चुटिया थाना को जानकारी दे। 120 महिलाओं के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए लोन उठाकर आरोपी फरार, महिलाओं ने किया सड़क जाम। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड के जमदार निवासी रविशंकर मोदी पर आरोप है कि उसने गावा की 120 महिलाओं के नाम पर लोन उठाया और करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक रविशंकर 35 लाख में अपना घर गांव के ही एक व्यक्ति को बेच दिया है। शनिवार को वह अपने घर और दुकान का सारा सामान पिकअप में लादकर यूपी फरार होने वाला था कि महिलाओं ने वाहन को पकड़ लिया और बल्हारा पटना सड़क को जाम कर दिया। महिलाओं ने लगभग 3 घंटे तक सड़क जाम रखा। गावा थाना प्रभारी महेश चंद्र एवं सीओ अविनाश रंजन जमदार पहुंचे और महिलाओं से घटना की जानकारी लिया। आरोपी के सामान को जब्त करते हुए उसे सील करने व उस पर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। तब महिलाओं ने जाम हटाया। महिलाओं ने बताया कि भारत फाइनेंस कंपनी रविशंकर मोदी ने किसी महिला के नाम पर 35,000 तो किसी के नाम पर 40,000 तो किसी के नाम पर 50,000 का लोन उठाया है। उन्हें समूह लोन देने वाली कंपनी भारत फाइनेंस से जब लोन जमा करने का प्रेशर आने लगा तब लोन की जानकारी हुई। कहा कि फर्जीवाड़ा कर ग्रामीण महिलाओं को पहले कंपनी की मिलीभगत से लोन दिलवाया और बाद में उसके खाते से पैसा निकालकर फरार हो गया है। पुलिस ने पिकअप वाहन समेत सभी सामान को जब्त कर लिया है। हेमंत सोरेन से मिले गुमला उपायुक्त के सत्यार्थी, सीएम ने पीएम अवार्ड के लिए दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में गुमला उपायुक्त करण सत्यार्थी ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सोरेन ने गुमला उपायुक्त करण सत्यार्थी को जिला के समग्र विकास हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में पीएम अवार्ड सम्मान के लिए चयन होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर आज आजसू में करेंगे घर वापसी। झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर आज रविवार को आजसू पार्टी में एक बार फिर शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो उन्हें दोपहर 1 बजे हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। इस अवसर पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक तिवारी महतो, प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, हसन अंसारी, राजेंद्र मेहता तथा अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं आजसू कार्यकर्ताओं की टोली प्रवीण प्रभाकर को मोराबादी स्थित आवास से मोटरसाइकिल जुलूस के साथ कार्यालय लेकर आएंगे। इस मौके पर संथाल परगना, पलामू तथा कोयलांचल से भी कार्यकर्ता मिलन समारोह में भाग लेने पहुंचेंगे। प्रवीण प्रभाकर की घर वापसी को लेकर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रवीण प्रभाकर का नाम उन नेताओं में शुमार रहा है जिन्होंने स्थापना काल से आजसू को सींचने तथा झारखंड आंदोलन को नया तेवर देने का काम किया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी को मिले कई सबूत। परीक्षा से पहले रात 10:57 ही मिल गए थे आंसर। सबूतों की हो रही फॉरेंसिक जांच। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को कई साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है। इसमें दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फोन भी एसआईटी को साक्ष्य के रूप में सौंपा है। इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। सीआईडी की एसआईटी सबूतों की फॉरेंसिक जांच भी करा रही है। इससे यह जानने की कोशिश हो रही है कि अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं। जांच कर रही टीम रातू थाने में दर्ज एफआईआर की भी जांच कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पेपर लीक का विवाद सामने आने
के बाद हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा रखी है। यह रोक अगले आदेश तक के लिए लगाई गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। उधर इस विवाद के सामने आने के बाद से हर बार जेएसएससी ने पेपर लीक के आरोप से इनकार किया है। जेएसएससी का दावा है कि परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। गृह सचिव व डीजीपी पहुंचे खूंटी, लोगों से अफीम की खेती नहीं करने की अपील। गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता शनिवार को खूंटी पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों से अफीम की खेती नहीं करने की अपील की। जिले में अफीम की खेती पर लगाम लगाने और पूरी तरह से नष्ट करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्त झारखंड के तहत शनिवार को खूंटी के नगर भवन में गृह सचिव की अध्यक्षता में संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें खूंटी जिले के ग्राम प्रधान, मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। वंदना डाडेल ने कहा कि वे खुद कर्रा के कच्चाबारी गांव की हैं। खूंटी हमेशा सुंदर यादों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब अफीम की खेती के लिए बदनाम हो गया है। उन्होंने कहा कि अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिए सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रधानों की सहभागिता के बगैर अफीम की खेती को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से ग्रामीणों को जागरूक करने को कहा। 3 महीने में एटीएम बदल 14 लोगों से ठगी। शहर के 7 एटीएम सबसे खतरनाक, 22 लाख की हो चुकी ठगी। टारगेट पर महिला व बुजुर्ग। बिरसा चौक स्थित कटहल कोचा गली निवासी राम बाबू सिंह से 69,000 की ठगी कर ली गई। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को बिरसा चौक के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसा निकालने पहुंचे थे। मशीन में कार्ड फंस गया। पीछे एक युवक खड़ा था। उसने सामने लिखे नंबर पर फोन करने को कहा। हिनू चौक बुलाया। बाद में एटीएम पहुंचे तो कार्ड गायब था। पंडरा निवासी शशि कुमार ने कहा कि 24 अक्टूबर को तेल मिल गली स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसा निकालने पहुंचा था। मशीन में कार्ड डालते ही फंस गया। सामने लिखे नंबर पर कॉल किया। एक गार्ड का नाम बताते हुए नजदीकी ब्रांच में जाने को कहा। एटीएम के सामने स्थित ब्रांच पहुंचकर जब पता किया तो उस नाम का कोई गार्ड नहीं था। इसके बाद तुरंत कार्ड ब्लॉक कराया। इससे पैसे बच गए। ये 2 ऐसे महज उदाहरण हैं जो रांची में सक्रिय एटीएम बदलने वाले गिरोह के शिकार हुए। आए दिन लोग शिकार हो रहे हैं। राजधानी में बीते 3 माह से एटीएम बदलकर खाते से पैसे गायब करने वाला गिरोह सक्रिय है। इनकी ऐसे एटीएम पर नजर होती है जो सुनसान जगहों पर हैं या बिना सिक्योरिटी गार्ड के हैं। इन जगहों पर लगे एटीएम के कियोस्क में गिरोह के सदस्य अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति वहां पैसे निकालने जाता है, उसका कार्ड फंस जाता है। वो घबराकर कियोस्क में लिखे नंबरों पर फोन करता है। बोकारो तेनुघाट डैम पर बनेगा वाटर साइड एडवेंचर व अट्रैक्शन पॉइंट, 54 करोड़ होंगे खर्च। बोकारो डीसी विजया जाधव ने शनिवार को तेनुघाट डैम पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने पर्यटन विभाग की प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। एजेंसी गौरव होम पॉइंट के आर्किटेक्ट ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि 3 चरणों में कार्य किए जाएंगे, जिस पर लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा कि डैम के समीप वाटर साइड एडवेंचर एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट का निर्माण होगा, जिसके तहत गार्डन रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, वाटर फाउंटेन, इंफॉर्मेशन सेंटर, पार्किंग एरिया, ई-व्हीकल गोल्फ कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, लैंडस्केपिंग, कियोस्क, वाच टावर, एक्वाटिक गार्डन, बम्बू वॉकवे गार्डन, रोज गार्डन, कैफेटेरिया, सनराइज सनसेट पॉइंट, ग्लास ब्रिज, सेल्फी पॉइंट, कोटेज, इको विलेज, फ्लावर गार्डन आदि का निर्माण किया जाएगा। डीसी ने एजेंसी को डीपीआर जल्द तैयार कर समर्पित करने को कहा।
ताकि राज्य स्तर से उसका अनुमोदन समय पर कराया जा सके। उन्होंने सिविल वर्क को कम से कम करने एवं पर्यावरण अनुकूल कार्यों को करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता सलभ कुमार, जिला पर्यटन पदाधिकारी हेमलता बुन, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, एजेंसी के आर्किटेक्ट अतुल कुमार आदि उपस्थित थे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन अमर शहीद वीर बुधू भगत की जन्मस्थली चान्हो के सिलागाई में शनिवार को किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। अतिथियों ने अमर शहीद वीर बुधू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री ने किसान मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मेले में 50 से अधिक स्टॉल लगे थे। मंत्री ने निरीक्षण कर किसानों से उनके उत्पाद की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि किसानों से सीधा संपर्क कर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगी। कहा कि गुमला, लोहरदगा, खूंटी के किसान बेहतर कार्य कर रहे हैं। यहाँ की दीदियां बहुत मेहनती हैं, लेकिन मांडर पीछे है। विभाग के अधिकारी मांडर को रांची व शहर का हिस्सा मानकर योजना नहीं बनाते हैं। किसानों को आपस में संवाद करना जरूरी है, तब जान पाएंगे कि गुमला क्या कर रहा है, लोहरदगा क्या कर रहा, खूंटी के किसानों ने नया क्या किया। आज रोजगार और पैसे के अभाव में किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं। कहीं कारखाना खुल रहा है तो कहीं अपार्टमेंट बन रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कम कपड़ा, छोटे मकान में आप और हम रह सकते हैं, लेकिन बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। उन्होंने ग्रामीण किसानों से मेधा डेयरी से जुड़ने और आज ही दुधारू गाय खरीदने की अपील की। मंत्री ने बताया कि दूध को मेधा डेयरी में देकर 12 दिन में 5 रुपया अतिरिक्त का लाभ आसानी से ले सकते हैं। मांडर के कैम्बो की एक महिला महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए दूध बेचकर कमा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना का 2,500 रुपए को लाख में बदलने की योजना बनाने का काम महिलाएं करें। बम विस्फोट की चपेट में आया ग्रामीण, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बम विस्फोट की चपेट में आने से एक ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसके हाथ की 3 उंगलियां उड़ गई हैं। ग्रामीण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र की रिसियप्पा गांव की है। यहाँ जगदीश बैठा नाम का ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर जंगल में गया हुआ था। इसी क्रम में वह जंगल में एक जगह बैठा और पलाश के पत्तों पर हाथ रखा। पत्तों पर हाथ रखने के साथ ही विस्फोट हुआ, जिसमें जगदीश बैठा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जगदीश बैठा को इलाज के लिए छतरपुर का अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि जंगली जानवर के शिकार के लिए किसी ने बम लगाया था, लेकिन बम की चपेट में ग्रामीण आ गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और बम लगाने वाले व्यक्ति का पता लग रही है। पलामू के कई इलाकों में जंगली जानवरों के शिकार के लिए लोग देसी बम का इस्तेमाल करते हैं। जंगली जानवरों के लिए लगाए गए बम की चपेट में कई बार स्थानीय ग्रामीण भी आ जाते हैं। हजारीबाग में गुंडागर्दी, 2 प्रतिष्ठान में तोड़फोड़, 4 घायल, करीब 10 लाख रुपए का नुकसान। हजारीबाग जिले में मारखम कॉलेज रोड स्थित 2 दुकान में तोड़फोड़ की गई है। यही नहीं, प्रतिष्ठा के मालिक पर भी हमला किया गया है, जिससे वे घायल हो गए हैं। उनका इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि स्थानीय रवि पांडे नाम के युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। प्रतिष्ठान के मालिक का आरोप है कि एक युवक ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि रंगदारी वसूलने को लेकर घटना को अंजाम दिया है, ताकि क्षेत्र में उसका खौफ बना सके।
पीड़ित परिवार ने स्थानीय रवि पांडे नाम के युवक पर इसका आरोप लगाया है। अस्पताल में इलाज कर रहे प्रतिष्ठान के संचालक पंकज गुप्ता ने बताया कि रवि पांडे ने दुकान में आने के साथ ही लोहे के एंगल से दुकान में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने लोहे से ही उस पर हमला कर दिया। स्थिति को देखते हुए जान बचाकर भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना स्थानीय बड़ा बाजार थाना को भी दी गई है। इलाज करवाने के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे हैं। लगभग 8 लाख का नुकसान दुकान में हो गया। एक अन्य दुकान के संचालक सुनील कुमार ने बताया दुकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं पास के ही एक अन्य दुकान में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। मारपीट में उनके बेटे का हाथ भी टूट गया और खुद भी चोटिल हुए हैं। इस घटना में 2 लाख रुपया का नुकसान हो गया है। पूरी घटना में 4 लोग घायल हैं। सभी का इलाज चल रहा है। दुमका में अनियंत्रित वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक बच्चे की मौत, 4 अन्य घायल। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दरबारपुर गांव के पास शनिवार की शाम को पुलिया निर्माण में लगे एक हाइड्रा वाहन के चालक ने बाइक सवार 5 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम चित्रांश मरांडी की मौत हो गई। वहीं उसके पिता भवेश मरांडी, बहन अनीशा और अंजलि के अलावा गांव का एक युवक सुशील हेम्ब्रम घायल हो गया। यह पूरा परिवार सदर प्रखंड के दरबारपुर की पंचायत समिति सदस्य फुलमनी टुडू का है। जिस बच्चे की मौत हुई है वह फुलमनी का पुत्र था। मामले की सूचना मिलते ही बीडीओ और प्रमुख मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बच्चे का शव वाहन में ही फंसा रहा, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। बच्चा दरबारपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य फूलमनी टुडू का पुत्र था। नीति आयोग और एवीए की पहल, 73 जिलों में बच्चों को देंगे शिक्षा और 15,000 गांवों को बनाएंगे बाल विवाह मुक्त। नीति आयोग और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन ने देश के बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक पहल की है। दोनों संगठनों ने मिलकर अगले 1 साल में 15,000 गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। इस पहल के तहत 12 राज्यों के 73 जिलों के कमजोर और पिछड़े क्षेत्रों में काम किया जाएगा। बच्चों को बाल मजदूरी, बाल तस्करी और बाल विवाह जैसी समस्याओं से बचाना, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, जोखिमग्रस्त परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, पंचायत स्तर पर मूवमेंट और मैरिज रजिस्टर तैयार कर बाल विवाह और तस्करी पर रोक लगाना। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चलाई जाएगी। एवीए और नीति आयोग मिलकर बाल सुरक्षा समितियों को मजबूत करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और समुदायों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। धनबाद में रंगदारी नहीं देने पर रेलवे ठेकेदार पर हमला, आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष। रेलवे की साफ सफाई का काम थारू एंड सन्स एजेंसी देख रही है। पटना के रहने वाले राजीव सिंह एजेंसी के मालिक हैं। रंगदारी नहीं देने पर उनके ऊपर हमला किया गया है। इस हमले में उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित राजीव ने मामले की शिकायत धनसार थाना में की है। साथ ही पुलिस से जानमाल की रक्षा एवं आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। राजीव सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे यार्ड से वह गुरुवार शाम करीब 7 बजे घर जाने के लिए निकले थे। गेट से बाहर निकलते ही बाइक से 10 की संख्या में लोगों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया, जिसमें उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि अमित गुप्ता के गुर्गों द्वारा यह हमला किया गया है। राजीव सिंह ने कहा कि सितंबर से अक्टूबर महीने में लगातार अमित कॉल करके 5 लाख वन टाइम और 50,000 रुपए महीने की रंगदारी की मांग रहा था। इस पर राजीव ने रंगदारी नहीं देने की बात कहकर नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उनकी रेकी शुरू की गई और पैसा नहीं देने पर अमित गुप्ता के द्वारा हमला करवाया गया है।
वह थारू एंड सन्स एजेंसी का मालिक है। रेलवे की साफ सफाई का काम वह करवाते हैं और पुलिस लाइन इलाके में रहते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।